गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान बोर्ड में, तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता है, तो इसका आंसर होगा है 52.4%। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 52.4%। सेकंड क्वेश्चन था जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक के अधिकतम मान वाला यौगिक है, तो इसका आंसर होगा सी यानी पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए नेचुरल लॉग आर व टी के बीच में ग्राफ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये वॉन और केल विधि द्वारा शोधित की जाने वाली धातुओं का युग्म है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन यानी कि जिरकोनियम व टाइटेनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली धातु है, तो इसका सही आंसर है मैग्नीज यानी Mn। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उपसहसंयोजक यौगिक है, तो इसका आंसर होगा NiCO4 यानी टेट्रा कार्बोनिल निकेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कार्बन हैलोजन CH आबंध लंबाई वाला यौगिक है, तो इसका आंसर होगा CH3I यानी कि द ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये द ऑप्शन इसका सही आंसर होगा CH3I। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है CH3 और CH3 यानी डाइमेथिल ईथर, CH3 CH2OH एथेनॉल और CH3 CH2 CH3 के क्वथनांक का सही बढ़ता क्रम है, तो इसका आंसर होगा स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम पीकेबी मान वाला एमीन है, तो देखिए पीकेबी यहाँ पे सबसे कम उस एमीन का होगा जिसकी क्षार सामर्थ्य बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी CH3 2NH यानी डाइमिथाइल एमीन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों प्रकार के बिंदु दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। इसके बाद हीमोग्लोबिन में संकुल में उपस्थित धातु का नाम, तो आंसर होगा आयरन। इसके बाद रेसिमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान कितना होता है, आंसर होगा 0 यानी 0। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल में से पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होता है, यानी पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल अमंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये है क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। तो देखिए इसमें कारण ये है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब आपस में मिलाया जाता है तो ये एक तरीके से अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इनके बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जैसे ही हम मिलाते हैं तो इन अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने से आकर्षण बल बढ़ने के कारण आकर्षण बल इनके मध्य बढ़ जाता है, और आकर्षण बल बढ़ने से जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। सॉरी, आकर्षण बल बढ़ने से इनकी जो
डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है और इसी कारण ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन ऋणात्मक विचलन इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके प्रेक्षित वाष्प दाब का मान राउल के नियम से परिकलित वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो इसका आंसर होगा मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में उपस्थित धातु तत्वों के नाम लिखिए। तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। इसके बाद है समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। तो देखिए समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है? लिगेंड केंद्रीय धातु को अपना लोन पेयर प्रदान कर उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है, जिससे एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है, जिससे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का या जो भी ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है उसे हम समन्वय फलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने से बनी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यामितीय संरचना समन्वय बहुफलक कहलाती है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था K3AlC2O4 का यूपीएससी नाम लिखिए। तो इसका यूपीएससी नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 CONS36 CrCN6 तथा CrNS36 COCN6 द्वारा प्रदर्शित समावयवता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा उपसहसंयोजन समावयवता यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। तो एमीन में sp3 संकरण पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा sp3 संकरण। इसके बाद एक कार्बोनिल समूह में उपस्थित सहक्रियाशीलता आबंधन को चित्रित कीजिए। ड्रॉ द सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास जो लोन पेयर होते हैं चिन्ह कक्षक में, तो ये कार्बन जो कि sp2 संकरित है, तो इस कार्बन के पास एक p कक्षक रिक्त है, तो यहां से ये ऑक्सीजन इन रिक्त कक्षकों को अपना लोन पेयर देकर इनके साथ बंध बना लेता है, यानी कि पश्चाबंधन, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल कार्बन की रिक्त sp2 संकरित कक्षक के साथ इस प्रकार संपार्श्विक अतिव्यापन करके भी पाई बॉन्डिंग करती है। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। तो क्या होते हैं वे अर्धचालक जो चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धि मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 अनुचुंबकत्व तथा प्रतिचुंबकत्व की तुलना कीजिए। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। एक अंतर तो ये हो गया। और दूसरा अंतर हम कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनका चुंबकत्व केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही रहता है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के पश्चात उनका अनुचुंबकत्व या चुंबकत्व उनका समाप्त हो जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन मुख्य एक अंतर यही है कि अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। इसके बाद ये 6th क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। विलय का ग्राम में भार इस क्वेश्चन में दे रखा है 5 ग्राम, अणु भार 40 और आयतन मिलीलीटर में 250। तो इसको आप पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था एक प्रोटीन के 300 ml जलीय विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.40 इंटू
10⁻³ बार पाया गया, तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया गया। पाई बराबर CRT फॉर्मूला लगाइए, C मोलैरिटी का फॉर्मूला रखिए और ये सारी वैल्यू पुटअप करके आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 41,500 ग्राम प्रति मोल ये आंसर आ जाएगा, 41,500 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, M+2 के लिए जिसमें एटॉमिक नंबर 25 दिया है, यानी कि मैग्नीज का द्विसंयोजी आयन है कि प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप इसमें रखेंगे, μ = √n × n+2 फॉर्मूला लगा के, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 5.9 बोर मैग्नेटॉन, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टॉलन परीक्षण को समझाइए। एक्सप्लेन टॉलन्स टेस्ट यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो जैसा हम जानते हैं कि एल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल जो है टॉलन अभिकर्मक का अपचयन करके रजत दर्पण बनाता है, जबकि प्रोपेनॉन जो कि कीटोन है तो ये टॉलन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, या हम कह सकते हैं टॉलन अभिकर्मक का अपचयन करके रजत दर्पण नहीं बनाता है। साथ ही साथ आपको इसमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी लिखनी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में मैथिल साइनाइड, इसका पूर्ण जल अपघटन हो रहा है क्योंकि 2 जल के अणु यहाँ दिखाए गए हैं। तो इसके जल अपघटन से A बनेगा एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड और B बनेगा अमोनिया से क्रिया होगी एसिटिक एसिड की, तो एसिटामाइड या एथेनेमाइड बन जाएगा और उसमें से जल निकल के साइनाइड बन जाएगा CH3Cl। तो यहाँ पे आपको केवल रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A = CH3C OH यानी कि इथेनोइक एसिड, B = CH3C ONH2 यानी एथेनेमाइड और C = CH3C_N यानी इथेन नाइट्राइल या एथेन नाइट्राइल। तो A एसिटिक एसिड, B एसिटामाइड, C CH3C_N। आपको संरचना सूत्र लिखने थे जैसा आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था प्राथमिक अमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। तो देखिए आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है, जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया है उसे ही हम आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो जब प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो दुर्गंधमय यौगिक आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया द्वारा आइसोसाइनाइड की दुर्गंध के आधार पर प्राथमिक अमीन का परीक्षण किया जाता है, इसलिए इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखनी थी कार्बिल अमीन अभिक्रिया की और इसको इस तरीके से समझाना था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्राई मैथिलएमीन की पिरामिडीय आकृति का चित्र बनाइए। तो ये इस तरीके से ट्राई मैथिलएमीन का पिरामिडल शेप ज्योमेट्री बन जाएगी जिसमें नाइट्रोजन sp3 संकरण रखता है या नाइट्रोजन sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसके बाद 14 क्वेश्चन था प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो उच्च ताप पर या अम्ल या क्षार की उपस्थिति में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के अकुंडलित होने के कारण प्रोटीन की जैविक सक्रियता जो है वो समाप्त हो जाती है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना को बनाइए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। तो इस लूप के अंदर आप A को T से जोड़िए डबल बॉन्ड से और C को G से ट्रिपल बॉन्ड से। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए हॉल हेरोल्ड प्रक्रम का वर्णन कीजिए तथा प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटनी सेल का चित्र बनाइए। तो ये आप बुक से देख सकते हैं, इसमें विद्युत अपघटनी सेल का चित्र बनाना था। और इसके 24वें क्वेश्चन था धातुओं के शोधन के लिए मंडल परिष्करण विधि का वर्णन कीजिए और इसका चित्र बनाइए। तो जो सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, उनके शोधन में ये विधि काम में आती है। इसको भी आप बुक से इसका आंसर देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एनिलीन को 273 से 278 केल्विन पर NaNO2 + HCl के साथ अभिकृत कराने पर यौगिक A बनता है। A में क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर
यौगिक बी बनता है तो ए तथा बी के नाम व निहित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखिए ए का नाम यहाँ पर होगा, नाम ही लिखना था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बी होगा क्लोरोबेंजीन। तो ए नाम लिखा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बी जो है वो है क्लोरोबेंजीन। और इसकी इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करके HNO2 बनाता है नाइट्रस अम्ल, और ये नाइट्रस अम्ल एनिलीन के साथ HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया करके ये बना देता है, ये देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, एनिलीन नाइट्रस अम्ल HCl के साथ BDAC बना देगा, और BDAC में क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को KI विलयन के साथ मिलाने पर यौगिक ए बनता है। ए को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर यौगिक बी बनता है। ए तथा बी के नाम लिखिए तथा अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर ए होगा आयोडोबेंजीन और बी होगा डाइफेनिल या बाइफेनिल, और ये इनकी रिएक्शंस होंगी, ये आप देख सकते हैं। C6H5N2 प्लस Cl माइनस KI से रिएक्शन करके ये बना देगा आयोडोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी 2 मोल में से, तो ये NaI जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, इस प्रकार से NaI निकल जाएगा, और ये बन जाएगा डाइफेनिल या बाइफेनिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कारण बताइए फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई मैथेनॉल से कम होती है। तो देखिए फिनोल में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस करते हैं, और अनुनाद के कारण CO बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, यानी इसमें द्विबंध के गुण आने से इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है, ये इसका आंसर होगा। ईथर में उपस्थित COC आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक क्यों होता है? तो हम जानते हैं ईथर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होने के कारण LP-LP प्रतिकर्षण से, लोन पेयर प्रतिकर्षण से इसके बॉन्ड एंगल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होने के कारण LP-LP प्रतिकर्षण से बंध कोण बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, समावयवी अल्कोहलों में शाखन के बढ़ने पर क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? तो ऐसा अणुओं के मध्य आकर्षण बल में ये कमी नहीं, सॉरी, अणुओं के मध्य आकर्षण बल में कमी हो जाने के कारण जो है इसका क्वथनांक कम हो जाता है। यानी कि समावयवी अल्कोहलों में जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल में कमी हो जाने के कारण क्वथनांक में कमी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कारण दीजिए कि एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सी मैथेन यानी डाइमेथिल ईथर से अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा कि एथेनॉल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एथेनॉल के अणुओं के मध्य हम जानते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अणुओं में संगुणन होता है, और इसी कारण इसका क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है, जबकि मेथोक्सी मैथेन में किसी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। सेकंड था इसमें, एथेनॉल में आसानी से जल में विलय हो जाता है। तो एथेनॉल जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में विलय है। इसके बाद था, फिनोल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, क्यों? तो देखिए फिनोल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल इसलिए है क्योंकि फिनोल में से H+ आयन मुक्त होने से बना फिनोक्साइड आयन जो है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि अल्कोहल में H+ आयन मुक्त होने से बना एल्कोक्साइड आयन में ना तो अनुनाद होता है और इसी कारण ये अस्थायी होता है। तो फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, इसलिए फिनोल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 था, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि हम कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों की घातांकों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट था, वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। तो देखिए वेग स्थिरांक केवल टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की सांद्रता का वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर होगा वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसके बाद था एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.03 सेकंड इनवर्स तथा 0.06 सेकंड इनवर्स हो तो सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसका आंसर प्रोवाइड किया है। इसमें फॉर्मूला लगेगा log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ पे k2 और k1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.06, 0.03। एक्टिवेशन एनर्जी E हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 8.314, T2 600 केल्विन, T1 500 केल्विन। और इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये जो आंसर आएगा इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा 17,289.8 जूल पर मोल, या इसको आप लगभग कह सकते हैं 17.28 किलो जूल प्रति मोल। तो ये आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो था इसका, या चॉइस में जो क्वेश्चन था, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। अणु संख्यता भी इसे कहा जाता है। तो अणु संख्यता या आणविकता होती है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या को मॉलिक्यूलैरिटी यानी अणु संख्यता कहते हैं। अभिक्रिया के वेग पर, सेकंड था इसका, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए। तो देखिए उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है। यानी उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है। इसके बाद अगला था 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर थी, जो 30 मिनट पश्चात घटकर, ये देखिए जो कंसंट्रेशन दी गई है 0.5 × 10⁻² मोल प्रति लीटर, यानी सांद्रता आधी रह गई है। इसका मतलब ये जो समय हमें दिया गया है ये हाफ लाइफ है, 30 मिनट का जो समय है ये अर्ध आयु बताई जा रही है। अब कहा गया है तो 300 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आप इसमें सीधा हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो के इज इक्वल टू हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ। अर्ध आयु दे रखी है 30 मिनट, तो 0.693 को 30 से डिवाइड कीजिए तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली आपका आ जाएगा 0.0231 मिनट इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा था नाइलॉन 66 के निर्माण के लिए प्रयुक्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम होगा हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल, जिसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। तो हमें इसमें लिखना था हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल। इसके बाद था एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों होता है। तो देखिए एसिटिक अम्ल में H+ आयन के मुक्त होने से जो एसीटेट आयन बनता है, तो उसमें प्लस आई प्रभाव वाला मैथिल समूह जो है उसके स्थायित्व को घटा देता है। H+ आयन के मुक्त होने से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो उसमें प्लस आई प्रभाव वाला मैथिल समूह उस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर उसके स्थायित्व को घटा देता है। तो इसलिए मैथिल एसिटिक अम्ल जो है वो फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। शॉर्टकट में हम कहें तो CH3 समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य फॉर्मिक अम्ल की तुलना में कम होती है। कार्बोक्सिलिक, इसका सेकंड पार्ट था, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड से अधिक होते हैं। उसका कारण है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा या अंतराणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। अणुओं में काफी संगुणन होता है अंतराणु हाइड्रोजन बंध से, इसलिए इसके क्वथनांक जो हैं वो एल्डिहाइड से ज्यादा होते हैं। इसके बाद था कार्बोनिल समूह के कक्षीय आरेख को बनाइए। तो ये कक्षीय आरेख आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं
ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दर्शाया गया है। ये सिग्मा बॉन्ड है, sp2 संकरित अवस्था में है और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, या इसको आप किस तरीके से भी बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त एस्टर का नाम लिखिए। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट इसका आंसर होगा। इसके बाद था अभिक्रिया पदों को समझाइए। रोजनवुड अपचयन, तो रोजनवुड अपचयन क्या होता है? पैलेडियम PDBSO4 अपचायक की उपस्थिति में एल्डी एसिड क्लोराइड का PDBSO4 अपचायक की उपस्थिति में किसका? एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड में अपचयन रोजनवुड अपचयन कहलाता है। इक्वेशन भी आपको यहाँ लिखनी थी, तो ये RCOCl एसिड क्लोराइड, इस पे H2 जुड़ेगी, HCl निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ लिखनी थी। इसके बाद है कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है? जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सांद्र क्षारों जैसे सांद्र NaOH या सांद्र KOH के साथ गर्म किया जाता है तो उसके एक अणु का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होकर अल्कोहल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारो अभिक्रिया कहा जाता है और इसकी समीकरण जो है वो मैंने यहाँ लिख रखी है, तो आप देख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिज़ारो अभिक्रिया दिखाई गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक रागी यानी नाभिक स्नेही के आक्रमण से बनने वाले चतुष्फलकीय मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। तो इसे आप इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा सकते हैं जैसा ये दर्शाया है मैंने। ये आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ये कंपाउंड है, sp2 संकरित अवस्था में है, त्रिकोणीय समतलीय आकृति है। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस कार्बन पर, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होते ही इसका संकरण sp2 से क्या हो जाएगा? sp3। तो यहाँ पर आप इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को जुड़ा हुआ दिखा दें और ये चतुष्फलकीय की आकृति इस प्रकार से बना दें। तो ये इस प्रकार से आंसर देना। तो ये था सॉल्यूशन इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो इसको देखकर आप अपने मार्क्स का आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।